वेलकम टू ऑल ऑन अ प्लेटफॉर्म फॉर निशा अकेडमी। आज हम क्लास 12th की पहली बुक समकालीन विश्व में राजनीति का चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड शीत युद्ध का दौर और दो ध्रुवीयता के अंत का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इन चैप्टर्स की जो वीडियोस है वो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके इन वीडियोज़ को पहले देख लो ताकि आपको जो सॉल्यूशंस है वो देखने में आसानी हो और आपको एक ब्रॉड लेवल पे ये चैप्टर्स अच्छे से समझ आ जाए। क्योंकि बेसिकली इस चैप्टर में कि जो ये वीडियो हम कर रहे हैं सॉल्यूशन में, इसमें हमने 1 मार्क्स के, 4 मार्क्स के और 6 मार्क्स के क्वेश्चन को ले रखा है ताकि आपको समझ आए कि सीबीएसई किस तरह से क्वेश्चन हमसे पूछता है और साथ ही में उन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। अगर क्वेश्चन 1 मार्क्स का है तो उसे किस तरह से लिखना है, 4 मार्क्स का है तो उसे किस तरह से लिखना है, 6 मार्क्स का है तो उसे किस तरह से लिखना है। तो शुरुआत करते हैं। ये जैसा कि आप देख सकते हो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, शीत युद्ध के दौर के चैप्टर से अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान के किन 2 शहरों पे बम गिराया था। तो हिरोशिमा नागासाकी। सिंपल सा 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, हमें सिंपल इसे 1 वर्ड में करके खत्म कर दिया। सेकंड, परमाणु बम के गुप्त नाम क्या थे। तो लिटिल बॉय और फैटमैन। अब आप यहाँ पे ये बात बताने लग जाना कि लिटिल बॉय कैसा दिखता था, फैटमैन कैसा दिखता था, वजन कितना था, कहाँ से गिराया, कितनी हाइट से गिराया, ये सब नहीं पूछा आपसे सीधा पूछा गया उनके नाम। तो टू द पॉइंट नाम लिखो, बात खत्म करो यार, इतना टाइम नहीं हमारे पास एग्जाम में। 180 मिनट है, एग्जामिनर ने पेपर ऑलरेडी 180 मिनट के हिसाब से सेट किया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन देखो, महाशक्तियां छोटे देशों को अपने साथ क्यों रखती थी। ठीक है, इसे देखो ब्रॉड लेवल पे, आप जाके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां पे देखना, आपको अच्छे से और समझ आ जाएगा। जो छोटे देश थे वो निम्न कारणों से बड़े देशों के काम के थे। तो पहला, महत्वपूर्ण संसाधनों को लेकर, जैसे तेल खनिज के लिए बड़े देश छोटे देश पे निर्भर रहते थे। क्योंकि देखो कोई भी बड़ा देश है वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बट एक समय के बाद उसके पास तेल और जो खनिज है वो खत्म हो ही जाएगा, जिसके लिए उसे छोटे देशों पर निर्भर रहना पड़ेगा। भू क्षेत्र, तो जो महाशक्तियां थी वो छोटे देशों के अंदर अपने हथियार रखती थी, सेना का संचालन करती थी ताकि वो अपनी जरूरतों को आसानी से पूरा कर सके। सैनिक ठिकाने, जहां से महाशक्तियां दूसरे देशों पे, यानी जिनसे वो हेट करती थी, उनके ऊपर जासूसी कर सकती थी। इसका सिंपल सा एग्जाम्पल है अमेरिका द्वारा यूएसएसआर पे और यूएसएसआर द्वारा अमेरिका पे जासूसी करना। आपको यूट्यूब विमान कांड पता ही होगा जो हमने वीडियो में डिस्कस किया था। आर्थिक मदद, जिसमें गठबंधन में शामिल बहुत से छोटे छोटे देश सैनिक खर्च वहन करने में मददगार साबित होते थे। तो देखो फॉर एग्जांपल, अगर आप एक बात करो कि एक छोटा सा देश किसी बड़े देश की कितनी मदद कर देगा, बट अगर वैसे ही छोटे छोटे 10 देश आ जाए तो किसी सुपर पावर की बहुत बड़ी मदद कर सकती है। ठीक है, हमने इसमें न्यू क्या ऐड करा हुआ है, निष्कर्ष। आप में से बहुत से बच्चे ऐड करते होंगे, उनको ये पता भी होगा, ये कोई न्यू चीज़ नहीं है, बट निष्कर्ष ऐड करना एक काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि इससे टीचर को पता चलता है कि आपने पर्टिकुलर उस क्वेश्चन के बारे में क्या सोचा है, कैसे सोचा है, और साथ साथ आपकी क्या एडवाइस बनती है उस क्वेश्चन को लेकर। ठीक है, तो जो छोटे देश द्वारा था महाशक्तियों के गुटों में रहकर अपनी स्वतंत्रता को तय किया जाता था, साथ ही अपनी आज़ादी को बनाए रखे जा सकता था। तो जो छोटे देश थे वो बड़े देशों के साथ रह के अपनी आज़ादी को पूर्ण रूप से एंजॉय कर रहे थे, साथ ही अपनी ज़रूरतों को भी पूरा कर रहे थे। क्योंकि अगर वो अकेले रहते तो किसी ना किसी शक्ति का शिकार हो जाते और हो सकता है कि वो फिर से गुलाम बन जाते। क्वेश्चन 4, ये भी 4 मार्क्स का देखते हैं। शीत युद्ध के परिणाम क्या थे। तो पहले मैं आपको बता दूं, देखो परिणाम जब होता है जब कोई घटना खत्म हो जाए, और कारण जब शुरू होते हैं जब कोई घटना शुरू हो। ठीक है, तो बहुत से कारण परिणाम भी हो सकते हैं, बहुत से परिणाम कारण भी हो सकते हैं। तो जब भी आप एग्जाम दोगे तो आपको ध्यान से पढ़ना है कि आपसे परिणाम पूछा गया, कारण पूछा गया है, उसके हिसाब से आपको आंसर अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो हम पहला पढ़ते हैं क्या परिणाम है। तो दो ध्रुवीय विश्व का उदय, तो आपको ऐसे पता होगा कि शीत युद्ध से क्या हुआ, सबसे पहला कि अमेरिका और यूएसएसआर जैसी शक्तियां सामने आ गई। सैन्य संधियों का गठन, तो आपको ऐसे पता होगा कि अमेरिका का नाटो और यूएसएसआर का वारसा, ये 2 सैन्य संगठन बनाए गए थे। ठीक है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उदय, तो आपको पता होगा बार्डूम सम्मेलन हुआ 1955 में, 1961 में फिर इसका बेलग्रेड में सबमिट हुआ। हथियारों की होड़ की शुरुआत हो गई, अमेरिका 1 हथियार तो रशिया 4 हथियार बना रहा था, तो एक दूसरे से बड़े लेवल पे लोग हथियारों में लड़ रहे थे। महाशक्तियों की होड़ से वैज्ञानिक तकनीकी रूप से प्रतियोगिता सामने आई। अब क्या था, अमेरिका और यूएसएसआर भाई अर्थ पे ही नहीं रुके, ये लोग ये स्पेस में भी पहुंच गए थे। अब ये लोग क्या कर रहे थे, स्पेस में ऐसे ऐसे कार्यक्रम शुरू कर रहे थे ताकि एक दूसरे से स्पेस में भी लड़ सके। यूएन की कार्यकुशलता में कमी आ जाना, जैसे कि आपको पता होगा कि यूएन इस समय विश्व का सबसे बड़ा एक संगठन है जिसके अंदर अप्रोक्स 193 नेशन इंक्लूड है, 193 देश शामिल है। तो इस देश जितने भी 193 देश हैं इनमें से 5 स्थायी सदस्य हैं,
ठीक है, एक बार मैं हटा लूं। पांच स्थायी सदस्य हैं, इन्हें याद करने का तरीका है ABCFR। ए से अमेरिका, बी से ब्रिटेन, सी से चाइना, एफ से फ्रांस, आर से रशिया। ठीक है, तो जो अमेरिका और रशिया थे इन्होंने अपने वीटो का इतनी बार यूज किया है और यूएन की जो वर्किंग कंडीशन थी उसे काफी खराब कर दिया था कोल्ड वॉर के समय। ठीक है, अब इसका कंक्लूजन देखते हैं हम, क्या है, निष्कर्ष क्या दे रखा है। शीत युद्ध की समाप्ति की वजह से एक ध्रुवीय विश्व का जन्म हुआ, जिसकी वजह से विश्व में चल रहा तनाव खत्म हो गया। तो जैसे 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, विघटन हो जाता है 15 राज्यों में, शीत युद्ध की समाप्ति हो जाती है, जिसकी वजह से जो विश्व में तनाव चल रहा होता है वो तनाव खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखो 6 मार्क्स के क्वेश्चन को लिखते समय थोड़ा ढंग से लिखना है हमें, ठीक है, क्योंकि 6 मार्क्स में आपको पूरे मार्क्स लेने हैं, ताकि आपके मेरी तो यही कोशिश है कि आपके पूरे 80 में से 80 बोर्ड में आ जाए और 20 में से 20 प्रैक्टिकल में आ जाए, ताकि आप 100 गेट कर सको, और ईजी भी है, कर भी सकते हो। ठीक है, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था जिसे हम नियो कहते हैं वो क्या है, उसकी विशेषता क्या है। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल अधिकांश देश नव स्वतंत्र थे, जितने भी गुटनिरपेक्ष में शामिल थे उन्हें हाल ही में आज़ादी मिली थी, जो अभी अभी औपनिवेशिक चंगुल से मुक्त हुए थे, जिनकी अर्थव्यवस्था कमजोर थी तथा गरीबी बेरोजगारी जैसी कठिन समस्याएं उनके समक्ष खड़ी थी। गुटनिरपेक्ष का लक्ष्य मात्र शीत युद्ध के दौरान महाशक्तियों के बीच मध्यस्थता करना नहीं था, बल्कि अपने देशों का आर्थिक विकास करना था, जनता की गरीबी को दूर करना था, जनता को गरीबी से बाहर निकालना था। तो जो नियो था, नियो बेसिकली गुटनिरपेक्ष का ही एक दूसरा रूप था, जिसके माध्यम से नव स्वतंत्र राष्ट्रों द्वारा अपनी जनता की जरूरतों को पूरा किया जा रहा था, साथ ही अपनी जनता की आकांक्षाओं को देखते हुए नियो की मदद से इन्हें पूरा किया जा रहा था। अब देख लेते आगे नियो की क्या विशेषताएं थी। तो पहले 1972 में 1972 में एक सम्मेलन हुआ था अंकटाड का। अंकटाड को क्या कहते हैं, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो अंकटाड 1972 में एक पॉलिसी लाया था। वो पॉलिसी क्या थी, वो पॉलिसी थी टूवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। हिंदी में यहाँ देख लो, टूवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर अ डेवलपमेंट। ठीक है, तो इस रिपोर्ट में क्या रखा गया था, इस रिपोर्ट में बेसिकली सुधार की बात करी गई थी। कैसे सुधार, जो विकसित राष्ट्र हैं वो अल्प विकसित और विकासशील राष्ट्रों के लिए क्या करेंगे, ये बातें करी गई थी इसके अंदर। तो देखते हैं हम, पहला, अल्प विकसित देशों को अपने उन प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त होगा जिनका दोहन पश्चिम के विकसित देश करते हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी आपको पता होगा जो विकसित देश हैं वो विकासशील देशों का और अल्प विकसित देशों के संसाधनों का बहुत बुरी तौर पे एक्सप्लॉइटेशन कर चुके थे। अल्प विकसित देशों की पहुंच पश्चिमी देशों के बाजार तक होगी। ठीक है, क्योंकि जो अल्प विकसित देश है अगर वो अपने मार्केट में कोई चीज़ रखते भी है तो कितने बड़े लेवल पर उसे कंज्यूम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो उन्हें जरूरत थी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों की, जहां पर जाके वो अपने सामानों को बेच सकें। अल्प विकसित देश अपना सामान बेच सकें तथा गरीब देशों के लिए व्यापार फायदेमंद होगा। ठीक है, तो अल्प विकसित देश जब अपने सामान को बेचेंगे तभी उनका फायदा हो सकता है। तो इसके लिए उन्हें किसकी नीड थी, इसके लिए उन्हें विकसित देशों की नीड थी। पश्चिमी देशों से मंगाई जा रही प्रौद्योगिकी लागत का कम होना। तो आपको पता होगा जो देश पहले से डेवलप्ड है, अगर वो किसी टेक्नोलॉजी को विकसित करते हैं तो वो सस्ते रूप में विकसित कर सकते हैं, बट कोई अल्प विकसित देश करता है तो उसे काफ़ी पैसा देना पड़ जाएगा। अल्प विकसित देशों की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संसाधनों में भूमिका बढ़ेगी। ठीक है, तो आपको पता होगा कि अगर कोई भी अल्प विकसित देश है, अगर वो ट्रेड शुरू करता है तो धीरे धीरे वो भी अपने आप को बिल्डअप कर लेगा। निष्कर्ष देखते हैं क्या, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था द्वारा नव स्वतंत्र राष्ट्रों की राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से मदद की गई थी। तो आपको पता होगा जो ये विकासशील और अल्प विकसित देश थे इनकी मदद करी गई थी किसके द्वारा, विकसित देशों द्वारा। तो काफ़ी अच्छा था। और नियो के माध्यम से जो नौ स्वतंत्र राष्ट्र थे जैसे भारत, इंडोनेशिया, घाना, ठीक है, मलेशिया, इन जैसे देशों की काफ़ी मदद हुई थी। ये हमारा सेकंड चैप्टर है, दो ध्रुवीयता का अंत। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, CIS का पूरा नाम लिखो। CIS का पूरा नाम क्या है, स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। आप ना इन्हें इंग्लिश में भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली वो वर्ड्स है जिन्हें ज़्यादा इंग्लिश में ही समझना ईजी होता है। सोवियत संघ द्वारा नाटो के विरोध में कब व कौन सा सैन्य संगठन बनाया गया था। तो आपको पता होगा वार्सा पैक्ट 1955 में USSR द्वारा बनाया गया था ताकि वो नाटो को जवाब दे सके। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा लाई गई पेरेस्ट्रोइका एवं ग्लासनोस्ट नामक नीतियों के सफल होने के बावजूद सोवियत संघ का विघटन क्यों हो गया। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है कि जो मिखाइल गोर्बाचेव पेरेस्ट्रोइका, ग्लासनोस्ट नामक नीतियां लाए थे वो तो सफल थी, बट उसके बावजूद सोवियत संघ का विघटन हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ, देखते हैं। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए पेरेस्ट्रोइका, पुनर्संरचना एवं ग्लासनोस्ट
खुलापन नामक नीतियाँ को लाया गया था। ठीक है, आप देखो, आपको इन नीतियों को ढंग से समझना है तो आप जो सेकंड चैप्टर है प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, आप इन्हें ढंग से समझ लोगे कि क्या दे रखा है, खुलापन क्या है, प्रेस्ट्रोइका क्या है। यहाँ पे तो मैंने बस क्वेश्चन को डिस्कस किया है क्योंकि इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं उन चीज़ों को दोबारा यहाँ पे डिस्कस कर सकूँ। प्रेस्ट्रोइका का मतलब होता है पुनर्संरचना, ग्लासनोस्ट का मतलब होता है खुलापन। ठीक है, और इन नीतियों के फेल होने के क्या कारण थे? देखो, सबसे बड़ा पहला जो फेल होने का कारण था, मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए पेरेस्ट्रोइका एवं ग्लासनोस्ट नीतियों को गलत समय पर लाया गया। देखो, हर चीज़ का एक पर्टिकुलर टाइम होता है। जैसे कि आपको पता है अभी एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है कोविड-19 का, कोरोना वायरस का, जिसकी वजह से आप लोग के स्कूल एस्टिमेटेड करे जा रहे हैं शायद अगस्त तक शुरू हो। मेरे ओपिनियन में जहाँ तक मुझे लगता है ये शायद उसके बाद भी शुरू ना हो पाए स्कूल, क्योंकि एक बहुत बड़ा इशू है। कोई भी पेरेंट अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में नहीं भेजेगा, ऐसी कंडीशन में नहीं भेजेगा, यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। और अगर माना जाए आपको एक ऐसे समय पे आज़ादी दे दी जाए कि आप लोग स्कूल जाओ, जो चाहे वो कर सकते हो, तो आप लोग करोगे? वास्तव में नहीं करना चाहोगे, क्योंकि आपको पता है कि सामने जो कंडीशन है वो बहुत बुरी है। सेम मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा हुआ क्या, उन्हें ऐसा लगा कि कंडीशन बहुत अच्छी है, लोगों को बहुत ज़्यादा आज़ादी दे दी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट लोग आज़ादी को, जिन लोगों को कभी आज़ादी नहीं मिली और उन्हें जब सडनली आज़ादी मिल जाए तो क्या होगा? ऐसा ही कहाँ पे हुआ? यूएसएसआर में हुआ। ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका जैसी नीतियों से लोगों को बड़े लेवल पे आज़ादी मिली और लोगों ने अपनी ज़रूरतों को इस तरह से एंजॉय करना शुरू करा कि वो जो देश था, जो राष्ट्र था, उसकी ज़रूरतों को ही भूल बैठे। बिना सही निर्णय के सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए प्रशासनिक ढांचे में ढील देने का निश्चय करना, तो कोई ढंग के मेजरमेंट नहीं लिए गए मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा और सीधा ही अर्थव्यवस्था को खोल दिया गया। ठीक है, बंद अर्थव्यवस्था को खुली अर्थव्यवस्था कर दिया गया, जिसकी वजह से आर्थिक संसाधन कम हो गए, क्राइसिस आना शुरू हो गए थे। सोवियत संघ की जनता द्वारा आर्थिक सुधारों को गलत रूप में उठाना, जो उनके आर्थिक सुधार थे उनका फायदा गलत रूप में उठाया गया था उनके द्वारा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक द्वारा आर्थिक सुधारों की सहायता ना मिलना, तो आपको जैसे कि पता होगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ये ब्रेटन वुड्स प्रणाली से आए थे, जो प्रणाली अमेरिका की देन थी। तो अमेरिका यूएसएसआर की मदद क्यों करता? बल्कि अमेरिका तो और चाहता था कि यूएसएसआर खत्म हो जाए, जिसकी वजह से यूएसएसआर का विघटन हुआ। सोवियत संघ की जनता द्वारा स्वतंत्रता का स्वाद चख लेना, तो सोवियत संघ की जनता को पूंजीवाद ज़्यादा अच्छा लग रहा था साम्यवाद से, जिसकी वजह से उन्होंने आज़ादी की मांग करी। अब देखते हैं निष्कर्ष। मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा सुधारों को सही ढंग से शुरू किया गया था, मगर इसे सोवियत संघ की जनता द्वारा गलत रूप में प्रयोग में लाया गया था। अब सीधी सी बात है, जो मिखाइल गोर्बाचेव है वो तो सुधारों को सही लेके आए, बट उनकी जनता ने उन सुधारों को गलत रूप में लिया, जिसकी वजह से क्या हुआ? यूएसएसआर का विघटन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 4 मार्क्स का है। सोवियत संघ के विघटन के कारण क्या थे? तो ये वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है सीबीएसई का, हर साल लगभग घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है ये सीबीएसई। तो सोवियत संघ के विघटन के निम्नलिखित कारण। पहला, सोवियत संघ द्वारा आम जनता की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा ना कर पाना। सिंपल सी बात है, अगर आप किसी नेशन के सिटीजन्स की बेसिक नीड्स को पूरा नहीं करोगे तो वो आज़ादी की मांग करेंगे। सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा होना, तो किसी भी देश में जब नौकरशाह जो होंगे, जैसे नौकरशाह का मतलब होता है, आपने सुना होगा हमारे यहाँ कलेक्टर एक वर्ड होता है, कलेक्टर आईएएस आईपीएस जैसे होते हैं हमारे यहाँ पे, तो इन्हें नौकरशाह कहा जाता है। तो नौकरशाह का यूएसएसआर की अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा शिकंजा था, जिसकी वजह से यूएसएसआर की अर्थव्यवस्था बहुत खराब हो रही थी। गोर्बाचेव द्वारा किए गए सुधारों का विरोध करना, आम जनता ने जो सुधार थे गोर्बाचेव द्वारा पेरेस्ट्रोइका ग्लासनोस्ट, उसका बहुत बड़े लेवल पे विरोध किया था। सोवियत प्रणाली का सत्तावादी होना, सत्तावादी मतलब जहाँ पे केवल सरकार की चलती थी, आम जनता की सुनी नहीं जाती थी। बोरिस येल्सिन का रूस के प्रथम राष्ट्रपति बनने की चाह रखना, अगर कोई भी व्यक्ति ये चाहेगा कि यूएसएसआर का विघटन हो जाए और मैं जो भी यूएसएसआर का उत्तराधिकारी बने मैं उसका राष्ट्रपति बनूं, तो ऑब्वियसली उस देश का विघटन होगा ही, जैसे यहाँ पे बोरिस येल्सिन ने करा। बोरिस येल्सिन ने यूएसएसआर के विघटन में सबसे बड़ी भूमिका निभाई और ये रूस के पहले राष्ट्रपति बने। क्यों? क्योंकि जब यूएसएसआर का 15 राज्यों में विघटन हुआ, रूस, बेलारूस, यूक्रेन, तो रूस को यूएसएसआर का उत्तराधिकारी बनाया गया था। राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा का उभार, तो आपको जैसे कि पता होगा कि जो यूएसएसआर था वहाँ पे उनकी आम जनता द्वारा संप्रभुता, राष्ट्रवाद की भावना, ऐसी चीज़ों का उनके अंदर जागरण हो जाना, जिसकी वजह से यूएसएसआर का 15 राज्यों में विघटन हो गया। सोवियत संघ के विघटन होने के बाद शीत युद्ध की समाप्ति हुई, जिसके बाद एक ध्रुवीय विश्व का जन्म हुआ। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा जब 1991 में शीत युद्ध खत्म हो जाता है, उसके खत्म होने की वजह क्या होती है? सोवियत संघ का विघटन होना। और जैसे सोवियत संघ का विघटन होता है तो जो पूरा विश्व है वो एक ध्रुवीय बन जाता है, 2 ध्रुवीय की जगह, क्योंकि अमेरिका सुपर पावर के वे में सामने आता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, 6 मार्क्स का है। हमें क्या करना है? सोवियत संघ के विघटन के परिणाम लिखने, यहाँ पे वहाँ पे हमने कारण करे, यहाँ पे परिणाम कर रहे हैं।
सोवियत संघ के विघटन के निम्नलिखित परिणाम थे। पहले देखते हैं। सोवियत संघ के विघटन ने विश्व राजनीति परिदृश्य को परिवर्तित कर दिया। महाशक्ति के रूप में सोवियत संघ का अवसान हो गया। अब एकमात्र महाशक्ति के रूप में किसे देखा जा सकता था? अमेरिका को, जो कि यूनिपोलर वर्ल्ड को लीड कर रहा था। ठीक है, जैसे शीत युद्ध खत्म होता है, अमेरिका महाशक्ति के रूप में सामने आ जाता है। सोवियत संघ के विघटन से शीत युद्ध की समाप्ति होगी और अपने आप ही हो गई। जब दो दुश्मन आपस में लड़ रहे हो और एक दुश्मन मर जाए तो सामने वाला दुश्मनी अब करेगा किससे? दुश्मनी तो खत्म हो गई। पूर्वी यूरोप के देशों में साम्यवाद का शुरू हो जाना और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना हुई। ठीक है, जैसे आपको पता होगा जो यूरोप की कंट्रीज थी उनमें बेसिकली क्या था, पहले क्या था, बहुत बड़े लेवल पे कम्युनिज्म फॉलो किया जाता था। बट जैसे यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है, वहाँ पे क्या हो जाता है शुरू, वहाँ पे डेमोक्रेसी आ जाती है और वहाँ के नेशन में किसे अडॉप्ट कर लेते हैं? कैपिटलिज्म को अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, सोवियत संघ के विघटन से तीसरे विश्व के देशों को गंभीर आघात पहुंचा। जैसे कि आपको पता होगा इंडिया को बहुत बड़े लेवल पे लॉस हुआ। इंडिया के अंदर तो 1991 में एलपीजी नामक नीतियां लानी पड़ी थी। इंडिया के अंदर आर्थिक संकट आ गए थे। ठीक है, क्योंकि इन देशों को सोवियत संघ से आर्थिक, सैनिक व तकनीकी सहायता प्राप्त होती थी। अब विघटित गणराज्यों में इतनी क्षमता नहीं रह गई थी कि वो अपनी सारी जरूरतों को पूरा कर सके। क्यों? क्योंकि जो नौ उपनिवेशवाद था वो अब खतरे में पड़ रहा था। क्योंकि देखो, यूएसएसआर एक ऐसा देश था जो शुरू से नौ स्वतंत्र राष्ट्रों की मदद करते आया था। अमेरिका को ऐसा कोई भी लालच नहीं था कि वो इन देशों की मदद करे। विश्व बाजार की अर्थव्यवस्था में लंबे समय तक दमन और नागरिक स्वतंत्रता का अपहरण किया गया। इसकी वजह क्या थी कि एक सुपर पावर खत्म हो गई। अब दूसरी सुपर पावर कौन थी? अमेरिका। तो अमेरिका ने क्या करा, पूरे विश्व बाजार पे कब्जा कर लिया, अपनी मर्जी से चीजें प्रोड्यूस करती, सेल आउट करती। हथियारों की होड़ की समाप्ति हो गई। ठीक है, पहले हथियार क्यों बनाए जाते थे? अमेरिका यूएसएसआर से लड़ता था, यूएसएसआर अमेरिका से, इसलिए हथियार बनाए जाते थे। बट अब हथियारों की नीड ही नहीं थी क्योंकि दोनों देश किसी से लड़ ही नहीं रहे थे आपस में, क्योंकि यूएसएसआर तो खत्म हो चुका था। विश्व राजनीति में शक्ति संबंध में परिवर्तन आया। शक्ति संबंध में सिंपल सा परिवर्तन आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यूएसएसआर खत्म हो चुका था। निष्कर्ष देखते हैं। सोवियत संघ के विघटन होने से विश्व राजनीति में एक ध्रुवीय विश्व का जन्म हुआ जिसने अमेरिकी वर्चस्व को विश्व में बढ़ा दिया। ठीक है, तो जैसे यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है, विघटन होता है, अमेरिका सुपर पावर के वे में सामने आता है और पूरे विश्व पे एक पावर का कब्जा हो जाता है। ठीक है, हमने ना सेम सॉल्यूशन की वीडियो इंग्लिश में भी करी हुई है, तो आप उसे सजेस्ट कर सकते हो जो भी आपके इंग्लिश मीडियम के फ्रेंड्स हैं उन्हें। Keep loving, keep supporting Team Nisho Academy. Kindly like, share and subscribe your own YouTube channel and hit the bell icon for more upcoming updates. And you can also follow us on our Instagram. Thanking you for watching our video.